तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं लीगल एक्शंस में नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा मेरे बिजनेस के पीछे, बिजनेस को ग्रो करने के पीछे पढ़ूंगा, ताकि वो जो मैंने लॉस खाया है वो लॉस मैं एटलीस्ट कहीं ना कहीं से रिकवर कर सकूं, रादर देन कि उसके पीछे कोर्ट कचहरी का चीज़ें पढ़ना। और हमारे इंडिया में ये तो बहुत कॉमन है कि एक केस रजिस्टर हुआ तो 10 साल के बाद भी सॉल्व नहीं होता है। इसमें आपको क्या एडवांटेज होगा, मशीन उसकी होगी, एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जो कस्टमर आपका होगा वो भी सेटिस्फाइंग कस्टमर बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर की तरफ से भी आपको फीडबैक्स मिलना स्टार्ट हो जाती हैं और कस्टमर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स दे रहा होता है। जैसे एक प्रोडक्शन कंपनी ओके, उसके लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट और उसके जो एडजस्टमेंट होते हैं, फाइनेंस एडजस्टमेंट किस डिवीजन में आप कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं, इसका सेग्रीगेशन कैसे करते हैं? ओके, प्रोडक्शन मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग, एक कोई मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आपके पास कितने फंड्स हैं, ठीक है। और अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स है, वो सफिशिएंट फंड्स क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ। लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं तो आप इनिशियली स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग में जो सबसे ज़रूरी पार्ट होता है वो टेक्निकलिटीज़ होती है। एक कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो टेक्निकल स्पेक्स की ज़रूरत होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद सारी की सारी चीज़ें आती हैं, फाइनेंस आता है, मैनेजमेंट आता है, एक्विजिशन आता है, कस्टमर एक्विजिशन आता है, ये सारी चीज़ें बाद में आती है। लेकिन सबसे पहला जो इनिशियल स्टेप आप लेने वाले हो वो होगा आपका टेक्निकल पार्ट्स, कि उसकी डिज़ाइंस कैसी होने वाली हैं, उसको कौन बनाने वाला है, किस टाइप की डाइयाँ लगने वाली हैं, या किस टाइप की मैन पावर लगने वाली है, किस टाइप की फैक्ट्री का आउटलेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ मतलब जो टेक्निकल डीप टेक्निकल नॉलेज होती है वो आनी होती है। मतलब फाइनेंस पार्ट नहीं आता है जब आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे होते हो तो। बट हाँ, अल्टीमेटली फाइनेंस एक पार्ट है जो कंसिडर करना होता है, कोई भी चीज़, कोई भी बिजनेस रन करने के लिए फाइनेंस एक पार्ट है। अब ये इसका जो एलोकेशन है वो आप कैसे डिफाइन करोगे, इसके बारे में आप एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें ना एक लेट सपोज कि प्लास्टिक की बॉडी बनानी है, ठीक है। हम इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं और इसको इलेबरेट आगे करते हैं। तो एक हमें प्लास्टिक की बॉडी बनानी है। प्लास्टिक की बॉडी बनाने के लिए अब हमें पता चला कि ये स्पेक्स चाहिए, ये एसेट्स चाहिए, या ये टाइप ऑफ मैन पावर हमें हायर करनी होगी, इतना बड़ा एरिया लेना होगा, ये सारी चीज़ें पहले हमें एक्वायर करनी होगी, तभी हम उसका फाइनेंस बजटिंग बना सकते हैं। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में ना लोग क्या करते हैं, लोग ऐसा करते हैं कि उनको करना है बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है, और वो जाते हैं पता करते हैं अगल बगल के पास में कि भाई ये चीज़ लगती है, ये चीज़ लगती है, ये चीज़ लगती है, उठा के ले आते हैं। अगर उनके पास पैसे हैं तो, पैसे नहीं हैं तो लोन दे देते हैं, कंपनीज बैंक्स फाइनेंस कर देती है और फाइनेंस से उठा के ले आते हैं। उठा के लाने के बाद में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मशीन नहीं चल पाती है, मशीन चला नहीं पाते हैं, लेबर्स हायर नहीं कर पाते हैं, किस टाइप की लेबर चाहिए वो समझ में नहीं आता है, गलत लेबर हायर कर लिए, मशीन की इम्पैक्ट गलत कर देते हैं, मशीन में एल्गोरिदम्स ख़राब बना दिए, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इसके लिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है। जो टेक्निकल नॉलेज गेन करने के लिए मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है ट्रेडिंग्स के थ्रू। मतलब आप डायरेक्ट इन्वॉल्व मत हो पहले मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, आप पहले उसी चीज़ का, सेम प्रोडक्ट का एक ट्रेडिंग स्टार्ट करो। ट्रेडिंग इन द सेंस कि आप पहले मैन्युफैक्चरर ढूंढो, मैन्युफैक्चरर ढूंढ करके उस मैन्युफैक्चरर से आप परचेस करो, और सामने क्लाइंट आपके पास अगर है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उसी टाइप ऑफ क्लाइंट को आप हायर करो, मतलब एक्वायर करो, और उस मैन्युफैक्चरर से उसकी जो कस्टमर की डिमांड है उसको फुलफिल करा दो एज अ ट्रेडर, मतलब मिडिल मैन। इसमें आपको क्या एडवांटेज होगा, मशीन उसकी होगी, एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जो कस्टमर आपका होगा वो भी सेटिस्फाइंग कस्टमर बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर की तरफ से भी आपको फीडबैक्स मिलना स्टार्ट हो जाती हैं और कस्टमर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स दे रहा होता है कि ये चीज़ें गलत हैं, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। आप मैन्युफैक्चरर के पास जाते हो, आप उससे सलाह लेते हो, समझते हो, मशीन्स के बारे में समझते हो, मोल्ड्स के बारे में समझते हो, लेबर्स के बारे में समझते हो, इसका बजटिंग आपको वहाँ पे क्लियर होने लगती है, मशीन की कॉस्ट समझ में आने लगती है, प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट लगभग होने वाली है, मार्जिन्स क्या मिलते हैं, क्योंकि आप कस्टमर से भी डील कर रहे हो तो मार्जिन्स के बारे में भी आपको मोटा मोटी अंदाज़ा हो जाता है।
जब ऐसे करके चीज़ें हम रिवर्स में, इसको रिवर्स मैकेनिज़्म कहते हैं। अगर रिवर्स मैकेनिज़्म में जब हम काम करते हैं तो हमें प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है और प्रॉपर एक आइडिया मिल जाता है। और जब ये आइडिया क्लियर हो गया, बजटिंग तब फाइनेंस मतलब बजटिंग तब हम कर पाते हैं कि अभी हमें पता चल गया कि लेबर कितने में हायर होती है, लेबर की रिजेक्शंस कितने निकल के आते हैं, किस टाइप की लेबर की कितनी ज़्यादा रिजेक्शन आती है, मोल्ड की क्या कॉस्ट आती है, मशीन्स की क्या कॉस्ट आती है। ओवरऑल हमें एक स्ट्रक्चर पता चल जाता है। अब जब स्ट्रक्चर पता चल गया तो अब हम बजट्स फाइनेंस कर सकते हैं, मतलब बजट्स को एलोकेट कर सकते हैं कि सैलरीज में इतना परसेंटेज ऑफ अमाउंट जाना है, फैक्ट्री के अंदर मेंटेनेंस में इतना जाना है, मशीनरीज़ में इतना इन्वेस्ट करना है। बिकॉज मोल्डिंग एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे मशीनरी ही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। बाकी जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं, मशीन के अंदर से प्लास्टिक जो निकलेगा वो बहुत मिनिमल कॉस्ट पे रहता है। जो सबसे बड़ा आपका कैपिटल निकल के आता है वो इसमें आता है, मशीन्स में आता है, और दूसरा मोल्ड्स में आता है। तो जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं और पता चल गई ट्रेडिंग्स के थ्रू, अब आप इन्वॉल्व हो सकते हो मैन्युफैक्चरिंग में। और जब मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो गए तो आपको फाइनेंस क्लियर हो चुकी है, आपको कहीं और से कुछ और पता करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स कि ये बोल सकते हैं कि ग्राहक को पहले पकड़ ले, करेक्ट। उसके बाद आप उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना के मार्केट में उसको सप्लाई कर सकते हैं। राइट। मतलब पहले कमा ले, फिर उसके बाद हाँ, पहले कमा ले। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग है ना ये सोचने में बिता देते हैं कि इसको बेचूंगा कहाँ पे। और अगर आपके पास में वो चीज़ पहले पता है, क्योंकि आप ट्रेडिंग करके वो चीज़ आपने पहले हायर किए हुए, मतलब आपको पता है कि कहाँ कहाँ बिकने वाला है। जब कहाँ कहाँ बिकने वाला है तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन आपको पता ही नहीं है बिकेगा कहाँ पे और आपने बना लिया, तो अब आपके लिए और ख़तरा है। क्योंकि फाइनेंस जो पार्ट है वो पूरा का पूरा मैस हो जाएगा, बैलेंस इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा इन और आउट का। किसी भी बिजनेस के लिए एक ब्रांड बनाना क्या क्या दिक्कतें आती है और किस किस पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए? एक ब्रांड है ना, इसको आप ब्रांड मत समझो, इसको ऐसा समझो कि आपका बच्चा है, आपका एक बेबी है जो अभी जस्ट बॉर्न हुआ है। अब आप जैसे ही उसकी टेक केयरिंग करते हो ना, कि उसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्या पहनाना है, और हमेशा आपकी जो वाइफ है वो उसको सही कर रही होती है, चीज़ें मैस क्रिएट कर देता है बच्चा, पूरा उथल पुथल मचा देता है बच्चा। तो उसको आप लोग संभालते हो, संभालने के बाद उसको बड़ा करते हो, उसको समझाते हो, बताते हो, आपकी जो नेचर्स हैं, आपकी जो संस्कार हैं, वो सारी चीज़ें आप उसको समझाते हो, बताते हो, आपकी भाषाएं बताते हो, कैसे चलना है, उंगली पकड़ के चलाते हो। वैसे ही सेम एक ब्रांड को भी बिल्ड करना होता है। ब्रांड को बिल्ड करने में भी सेम सारी प्रॉब्लम निकल के आती हैं। वो भी बहुत सारा मैस क्रिएट कर देता है, उसमें भी बहुत सारे रिजेक्शंस आते हैं। वेंडर्स की तरफ से बहुत ख़राब मटेरियल मिल गया, कस्टमर को ख़राब मटेरियल मिल गया, कस्टमर गाली दे रहा होता है। फिर आपके फाइनेंस जो पार्ट हैं वो मैस इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। परचेज़ ज़्यादा हो जाती है, सेल्स कम होती है, सेल्स ज़्यादा हो जाती है, परचेज़ कम हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को ना मेंटेन करना होता है। फिर आप दूसरी भी चीज़ होती है टीम, जो टीम एक पार्ट है वो भी ब्रांड के अंदर बहुत कंट्रीब्यूट करती है। अगर टीम गलत हायर हो गई तो चीज़ें और ज़्यादा गलत हो जाती हैं। तो जैसे आप अपने बेबी को पालते पोसते हो, वैसे सेम एक ब्रांड को भी आपको एज अ बेबी काउंट करना होता है और उसको ग्रो करना होता है। जब आप ये माइंडसेट में रखते हो तो आप ब्रांड को बिल्ड कर पाते हो। अगर ये माइंडसेट में नहीं है और ये माइंडसेट में है कि जस्ट एक कंपनी है और कंपनी एक नाम है, इस नाम को मुझे बड़ा करना है, मेरे नाम की तरह इसको ये नाम भी बड़ा हो जाए, तो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसमें क्या हो जाता है कि हम उसकी जो गलतियाँ होती हैं ना उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन में हम वो चीज़ को अवॉइड करने लगते हैं। एक बार अवॉइड करना स्टार्ट कर दिए तो दी एंड। जैसे हम अपने बच्चे को अगर उससे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं तो हम उसको अगर अवॉइड कर दिए तो बच्चा गलत रास्ते पे चले जाएगा। जी, जैसे कि ब्रांड को बोल सकते हैं कि एक उसको प्रोडक्ट को अपने बच्चे की तरह केयर करके किसी भी कस्टमर तक पहुंचाए कि आगे चल के वो रीपरचेज करे, तभी ब्रांड हो जाएगा। राइट। क्योंकि ब्रांड के लिए रीपरचेसिंग और सेटिस्फैक्शन दोनों बहुत ज़रूरी है। तो उसको अपने प्रोडक्ट को केयर करना ज़रूरी होती है हर एक चीज़ों से। ब्रांड इज कॉल्ड अ ट्रस्ट। ब्रांड एक ट्रस्ट है और बिना ट्रस्ट के कोई धंधा नहीं चलता, कोई बिजनेस नहीं चलता, हम चला ही नहीं सकते। तो ब्रांड एक ऐसा चीज़ है जिसको हमेशा
आपको लेके चलना। आपके पास नाम हो या ना हो, मतलब ब्रांड नेम हो या ना हो, अगर आपके पास ब्रांड नेम है तो वो ब्रांड नेम कहलाता है, अगर आपका ही नाम है तो वो आपका ही नाम ब्रांड नेम कहलाता है। जी। जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट को लेके या किसी के बिजनेस को लेके आज के डेट में लीगल जो टर्म्स जो होते हैं वो काफ़ी दिक्कतें करते हैं। तो लीगल टर्म्स लेके चलने चाहिए अपने बिजनेस के लिए या फिर एक नॉर्मल की तरह चलना चाहिए? लीगल टर्म्स होनी चाहिए, लीगल प्रोटेक्शंस जिसको आप बोल सकते हैं। अब लीगल प्रोटेक्शन आप किस टाइप में कह रहे हो? जैसे आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट में कह रहे हो या टैक्सेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में आप कह रहे हो? ओके, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जो हैं और टैक्सेस जो हैं थोड़े डिफरेंट हैं। टैक्सेस तो आपको डेफिनेटली डे वन से लेकर चलने चाहिए। अगर आप टैक्सेशन पार्ट्स को अवॉइड करते हो तो इन फ्यूचर कोई भी बिजनेस आप करोगे तो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। दूसरी चीज़ है कि जो टैक्स होते हैं वो टैक्स मोस्ट ऑफ द केसेस में कंट्री को कंट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, वो किसी इंडिविजुअल को नहीं जा रहे होते। तो कंट्री की कंट्रीब्यूशन एक बहुत अहम पार्ट है कोई भी बिजनेस आप कर रहे होते हो तो। और बात रही इंटेलेक्चुअल की, तो इंटेलेक्चुअल में क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी यूनिक है या आप सिर्फ उसको रन करते हो या आपकी चीज़ें और कोई कॉपी ना कर सके, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको जाना चाहिए। अगर आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो तो उसमें मेरे हिसाब से वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ कोई काम नहीं करती हैं। बस आपको यूएसपीज़ बनानी होती है उसके अंदर। अगर आपकी यूएसपी है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी यूएसपी नहीं है और आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ भी नहीं है तो भी आप धंधा कर सकते हो, बट वो स्केल नहीं कर सकते हो, मतलब उसको आप बड़ा नहीं कर पाओगे। आप नॉर्मल जो हम कह सकते हैं ना लल्लू लाल जो होते हैं, उस टाइप की ही बिज़नेस सिर्फ हम बिल्ड कर पाते हैं उन सारी चीज़ों में। दूसरी चीज़ होती है इसमें कि अब मार्केट जो होती है उसमें बहुत सारे व्यापारी होते हैं जिसमें से कुछ फ्रॉड्स भी होते हैं। तो उसके लिए लीगल एक्शन लेना ज़रूरी होता है या फिर नहीं होता है? आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया बाज़ार में, तो उसके साथ लीगल एक्शन लेना हो चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? ये जो सवाल है ये थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल का सवाल है। इंडिविजुअल लेवल में इन द सेंस कि कोई ओनर ये भी बोल सकता है कि नहीं यार इस चीज़ को तो करना चाहिए, कोई ये भी बोल सकता है कि नहीं यार छोड़ दे, जाने दे, उसकी किस्मत उसने लेके गया और हम कुछ नहीं कर सकते। अलग अलग सिनेरियोज दोनों के होते हैं और दोनों ही अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। मतलब अगर हमने लीगल डिसीजंस नहीं लिया तो हो सकता है वो गलत डिसीजन हो सकता है कि वो अच्छा डिसीजन हो। हमने लीगल डिसीजन लिया, लीगल एक्शन लिया, तो भी हो सकता है कि वो सही हो या वो गलत हो। तो एक इंडिविजुअल लेवल की है। अब अगर मेरे से आप अगर ये सारी चीज़ें पूछोगे कि आपको लीगल एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं लीगल एक्शंस में नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा मेरे बिजनेस के पीछे, बिजनेस को ग्रो करने के पीछे पढ़ूंगा, ताकि वो जो मैंने लॉस खाया है वो लॉस मैं एटलीस्ट कहीं ना कहीं से रिकवर कर सकूं, रादर देन कि उसके पीछे कोर्ट कचहरी का चीज़ें पढ़ना। और हमारे इंडिया में ये तो बहुत कॉमन है कि एक केस रजिस्टर हुआ तो 10 साल के बाद भी सॉल्व नहीं होता है। तो उस सारे मतलब ये मैं इंडिया की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन ये चीज़ें हैं इंडिया के अंदर। तो उस चीज़ को अवॉइड करते हुए मैं अपने बिज़नेस की पोटेंशियल के ऊपर काम करूँगा। अपने बिजनेस के लिए ऑनलाइन जो प्रेजेंस है वो कैसे बनाई जाए? जस्ट लाइक वेबसाइट, और क्या क्या चीज़ें इसमें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं जिससे हमारा प्रेजेंस बढ़े, अवेयरनेस फैले? ऑनलाइन प्रेजेंस कोविड के बाद तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। तो हर छोटा बिजनेसमैन और बड़ा बिजनेसमैन दोनों भी जो लोग हैं वो इस चीज़ के पीछे हैं। अब इसमें आप सिंपली क्या कर सकते हो, अगर आपके पास में टाइम है और आपके पास में चीज़ें करने की होप है, स्कोप है, और आप छोटे बिजनेस पर्सन हो या आप जस्ट इनिशियल स्टार्ट कर रहे हो और आपके पास टाइम है, तो आप खुद ही ये सारे स्किल्स बहुत इजीली यूट्यूब के अगेंस्ट यूट्यूब पे जा करके या फोरम्स पे जा करके आप सीख करके इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट खुद ही कर सकते हो। अगर आप थोड़े से स्टेबल हो गए और आपके पास में फंड्स एलोकेट हो सकते हैं, तो कोशिश ये करो कि खुद ना सीख करके किसी एजेंसी को हायर करो और एजेंसी को हायर करके उसको दो, ताकि वो लोग जो हैं आपसे ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास उस चीज़ की एक्सपर्टीज़ है। तो वो आपसे ज़्यादा अच्छे से वो लोग आपकी ही ब्रांड को बिल्डअप कर सकते हैं।